नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी के तीखे राजनीतिक प्रहारों से बुरी तरह तिलमिलाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कुनबा किस हद तक जा सकता है, देश इसे निरंतर देख रहा है। जो बीजेपी की टीम है या जो मोदी की टीम है, यानी जो मंत्रिमंडल से जुड़े लोग हैं और जो भारतीय जनता पार्टी दल है उससे जुड़े लोगों के बयान, वो दर्शा या दिखला रहे हैं कि किस हद तक जा रही है भारतीय जनता पार्टी या उसके नेतागण। जो बयान है वो सब देश ने देखे, चाहे वो आतंकवाद वाला बयान हो या जीप काट लेने को लेकर इनाम की घोषणा की गई हो या जीप को जला देने की बात हुई हो। और इस पे बीते 3-4 दिनों से निरंतर रार और तकरार छिड़ी हुई है। और इन सब के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक खत लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो उस खत का जवाब, जैसा कि पहले भी हुआ है कि जब चुनाव आयोग का खत गया था तो जवाब संगठन की ओर से आया था। खत था वो, या जो एक वो दिया गया था, नोटिस था, वो प्रधानमंत्री को था, जवाब संगठन ने दिया। तो कुछ ऐसा ही यहां हुआ है कि जवाब पेश हुआ है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, जो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। और जो ये एक लेटर वॉर है, इस लेटर वॉर में स्पष्ट हो रहा है कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है या जिस तरीके का एक उन्माद पैदा किया जा रहा है, जो खतरनाक इरादे दिखते हैं सबके पीछे, उसमें पूरी तरीके से बड़े नेता ही नेपथ्य में हैं। स्पष्ट हो गया क्योंकि वो जो एक तरीके से जो जेपी नड्डा का खत है, उसने जो चल रहा है जो कुछ, उसको जस्टिफाई किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं विष्णु के अवतार और क्या क्या कुछ बताते रहे थे। हालांकि वो दौर खत्म हुआ है। अब काफी दिनों के बाद जो ये जो चिट्ठी है, जवाबी खत है ये नड्डा साहब का, उसमें कहीं ध्वनित हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कृष्ण की भूमिका में कहीं सामने ला खड़ा किया है। महाभारत की जो बड़ी ऐसी कथा है जिससे देश दुनिया परिचित है, इसमें कृष्ण ने, वो एक शिशुपाल थे जिन्हें एक स्पष्ट कर दिया था कि आपको मैं 100 जो आपकी गलती होंगी तब तक छोड़ता रहूंगा, और जब 100वीं गलती हो जाएगी उसके बाद बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हुआ भी वैसे ही कुछ था कि जब वो 100 गलतियों को पार करते हैं तो सुदर्शन चक्र चला दिया जाता है और शिशुपाल की जो गर्दन और धड़ दोनों अलग कर दिए जाते हैं, सिर, शीश और धड़ अलग कर दिए जाते हैं। तो कुछ वैसा परिलक्षित हो रहा है कि जो नड्डा ने चिट्ठी लिखी है उसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस गलती दर गलती करती चली जा रही है और गलतियों का जो एक आंकड़ा है वो 100 क्या 110 तक पहुंच चुका है। ये उन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा है। यानी जो कृष्ण और शिशुपाल की कहानी है वही कुछ यहां दिख रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग पेश आ रहे हैं कि जो राहुल गांधी हैं उनका हाल उनकी दादी की तरह कर दिया जाएगा या जीप काट ली जाएगी, तो ये जस्टिफाई हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि अब बहुत गलतियां हुई और राहुल गांधी शिशुपाल की श्रेणी में आ गए। जो विषय है हमारा आज का, जिसपे हम डिबेट कर रहे हैं, तो वो सीमाएं लांघने और तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच सब स्पष्ट हुआ है। तो इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो हम ये डिबेट हमारी होती है उसमें चलेंगे पैनल, खास पैनल के पास। खास पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट अजय शुक्ल साहब हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत। अनिल जैन साहब हैं, संजीव चंदन जी हैं और विनय ठाकुर साहब हैं। मैं आपका सबका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। मैं दर्शकों को स्मरण कराऊंगा कि हमारा जो ये पैनल है, हमारा जो ये सुधी पत्रकारगण हैं, इन्हें आप सुनते देखते हैं। अनिल जी हमारे साथ कल भी जुड़े थे और आज फाक से पुनः जुड़ गए, उन्होंने समय हमारे को दिया है तो हम उनका भी बड़ा आभार प्रकट करेंगे। और शुरुआत में अनिल जी आप ही से करता हूं। जो 3 पेज का पत्र है जो लिखा गया है जेपी नड्डा जी की ओर से, वो प्रधानमंत्री को खत था मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कि कहीं ना कहीं लगाम होनी चाहिए। और जिस तरह की खामोशी चुप्पी रही है वो पहले भी स्पष्ट कर रही थी कि सारा कुछ ऊपर से चल, लेकिन अब स्पष्ट हो गया। और वो जो जस्टिफिकेशन है कि आप दादी से उड़ा दो या जो सब कुछ है, इन सब पर पहली प्रतिक्रिया अनिल जी आपकी। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा जी, मैंने कर दिया। आप प्रधानमंत्री को
कांग्रेस अध्यक्ष के लिखे पत्र के जवाब में जेपी नड्डा ने जो पत्र लिखा है वो इस बात का संकेत है कि भारतीय राजनीति में आने वाला समय जो है वो बहुत ही खतरनाक है और ये एक नई राजनीतिक संस्कृति भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है। पहले बात तो यह कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जो पत्र लिखा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह शिष्टाचार दिखाना चाहिए था कि वो पत्र का जवाब वो खुद देते, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार वश खुद जवाब न देते हुए जेपी नड्डा से जवाब दिलवाया उसका। और ये पहला मौका नहीं है कि मोदी जी ने ऐसा किया हो। कोरोना महामारी के दौर में भी उस समय की कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था कोरोना के इंतजाम और इसको लेकर, इलाज के इंतजाम और इसको लेकर। उसका जवाब भी प्रधानमंत्री ने खुद नहीं दिया था, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से दिलवाया था और इसी शैली में दिलवाया था। उन्होंने बहुत ही भद्दे तरीके से जो है वो सोनिया गांधी को उस पत्र का जवाब लिखा था और आरोपों पे कोई सफाई देने के लिए कोई संतोषजनक जवाब देने के बजाय उल्टे उन पर आरोप लगाए थे कि आप इस महामारी को फैलाने का काम आपकी पार्टी कर रही है पूरे देश में। तो और उसी तर्ज पर अभी जेपी नड्डा से जवाब दिलवाया है और एक तरह से जेपी नड्डा ने अपने पत्र जवाब में राहुल गांधी को जो जान से मारने की धमकी दी गई है, राहुल गांधी को आतंकवादी कहा गया है और भी जो अपशब्द राहुल गांधी के लिए कहे गए हैं उन सबका औचित्य साबित जेपी नड्डा ने किया है। उस पत्र में ये कहीं भी नहीं है कि हमें खेद है, हमारी पार्टी के कुछ नेताओं ने इस तरह का जो बयान दिए उसके लिए कोई खेद व्यक्त करने जैसी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की बयानबाजी आपकी तरफ से होगी प्रधानमंत्री के खिलाफ तो कुछ भी हो सकता है और जैसा कहा जा रहा है वैसा हम करके भी दिखाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजीव सर, कैसे, क्या आप इसको कैसे देखिएगा, क्या कहिएगा संजीव चंदन साहब, ये जो जिस स्थिति में राजनीति पहुंच गई, अनिल जी ने जो अभी बात कही कि हमारे वैचारिक मतभेद या जो हमारे एक अलग अलग दिशा में चलने वाले हम होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं शुचिता, कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी व्यवस्था तो हम लोगों ने कभी देखी नहीं इतने लंबे अरसे में, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है और उसको जस्टिफाई कर दिया जाना, आपकी टिप्पणी संजीव सर। संजीव सर, ये लगातार 10-12 सालों में पॉलिटिकल जो एक डेकोरम होता था रिश्तों का, वो तो लगभग अब उसका कोई अर्थ रह नहीं गया और आपके दरवाजे पर अननेसेसरी सीबीआई ईडी भेजे जा रहे हो तो इससे भी समझ में आता है। एक तो सीबीआई ईडी का काम है, जो करना है वो करे, अलग बात है। जिस तरह से साइज बढ़ता चला गया 10-12 सालों में, उससे लगता है कि हॉस्टिलिटी का ये जो एलिमेंट है, और ये इन दोनों का वर्क पैटर्न भी रहा है, गुजरात के दौर से ही रहा है। निजी तौर पे जो रिश्ते रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा है, सदन में कहा है कि राजीव जी नहीं होते तो हमारा इलाज नहीं होता। उसमें सोनिया गांधी की भूमिका को लेकर के भी बात की। निजी रिश्ते तो ऐसे भी रहे हैं कि सोनिया गांधी पे जब हमले हो रहे थे विदेशी मूल को लेकर के और प्रधानमंत्री बनने का जो मामला था, उसमें उन्होंने अटल जी से भी राय मांगी। ये बड़ा मजेदार है। और अटल जी ने उनको अपने ही स्टाइल में, हालांकि कि तुम बनोगे तो बर्बाद हो जाएगा देश आदि टाइप से बोल दिया, लेकिन वो रिश्ता था और वो ये एक संकेतक घटना है। लेकिन ये सब सारी चीजें इन दिनों लगातार हॉस्टिलिटी का लेवल बढ़ता गया, ये तो है। अब सवाल है कि आपको पत्र लिखा खड़गे साहब ने, आपने प्रत्युत्तर में, एक तो अनिल जी जो कह रहे हैं, कम से कम एक बार रियलाइज कर लेते। आप दो बड़े नेता हैं, खड़गे साहब नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप भी नेशनल पार्टी के फिलहाल अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं और रह चुके होंगे, आप तो ऐसे ही कहेंगे। तो आप दोनों के संवाद में कम से कम ये तो होना चाहिए था कि खड़गे जी, आपने जो चिंता उठाई है वो जायज चिंता है और राजनीति में हम इस पर बात करेंगे और ये जो इस तरह की बातें हो रही हैं उसकी हम भर्त्सना करते हैं। यदि आप यहां से शुरू करते तो राहुल जी के या किसी के भी
आप कर लेते तू में राजनीति है, राजनीति में ऐसा नहीं होता कि आप पे लगाए गए सारे आरोप को एकदम से एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इमीडिएट तो ये मांग थी ना, खड़गे जी को छोड़ भी दिया जाए तो सबकी मांग है कि भाई भिदुड़ी साहब सदन में जिस तरह से गाली गलौज करते हैं, सांप्रदायिक उन्माद की टिप्पणियां करते हैं, और उनको कल भी हम लोग संजीव सर बात कर रहे थे, आपने राजस्थान में मुस्लिम बाहुल इलाके में इंचार्ज बना के आप मैसेज देते हैं, आप ये कह रहे हैं, आपने शिशुपाल का जो रूपक लाया है वो क्या है? आप ये जो कहा जा रहा है कि जीभ काट के लाया जाएगा या लाना चाहिए, उस रूपक को आप उस कहे जाने को आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, उसके साथ खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ लाया जाना चाहिए। शिशुपाल का मिथक तो यही है, बिल्कुल 99 अपराध कर दिए, अब ये 100वां करेगा तो इसका गर्दन काट देंगे, यही तो है जी। बिल्कुल। तो आप यही कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, उस नेता के लिए कर रहे हैं जिसके पूरे परिवार ने शहादत दी है, जिसके नाना के सैकड़ों दिन भारतीय आजादी के लिए जेलों में बीता है, जिसकी दादी मारी गई आंखों के सामने जब वो 14 साल का था, जिस पर कई गोलियां चली, जिसके पिता मारे गए, चिथड़े हो गए उनके, आप उसको धमकियां दे रहे हैं, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर के कोई, मुझे नहीं लगता, नरेंद्र मोदी तो हमेशा विक्टिमाइज फॉर्म में रहते हैं, मैं आ गया, अपने मुख्यमंत्री को कह दो मैं बच के आ गया, तो वो एक उसका अपना एक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी बात, कम से कम विपक्ष की ओर से। और राहुल गांधी पे मैंने चार्जशीट नहीं देखा, बल्कि मुझे नहीं पता था आने के पहले तक, जब अनिल जी ने रेफर किया तो मैंने अभी गूगल शुरू किया है, अगले राउंड में और देखूंगा कि चार्जशीट क्या है राहुल जी पर। लेकिन ये गंभीर कंसर्न का विषय है कि आप नेता विपक्ष हैं, वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार ने शहादत दी है, जिस परिवार राहुल जी ने उन सबको देखा है, समझा है, और कम से कम देखिए आलोचनाएं, मैं तो खुद बहुत बड़ा आलोचक हूँ राहुल जी का, लेकिन राहुल जी के व्यक्तित्व के आप जो उनके जो कोमल पक्ष हैं, उनके जो एक सोबर पक्ष है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो आप ऐसे व्यक्ति पे ये हमलावर हैं, इसमें नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होना है, ये तय मान लीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। अजय सर, 110 गलतियों की बात हुई है, 110 गलतियां कांग्रेस की ओर से हो गई हैं अजय सर, और अब मतलब इस निर्लजता के साथ में, मतलब वो सर उम्मीद की नहीं जा सकती, प्रधानमंत्री जी की जो शैली है वो किसी भी हद तक जाते हैं, और गड़े मुर्दे पूरे खोदे गए। आपने खत देखा होगा, वो 3 पेजों का जो खत है, कि उसमें वो जो सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर कहा था उसका भी जिक्र है, और जो क्या क्या जिक्र किया गया है, क्या हो गया है मल्लिका, ये जो जेपी नड्डा साहब कहाँ किस उसमें हो गए, खत की ड्राफ्टिंग के वक्त आज ताजा कोई परिप्रेक्ष्य उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, सारा कुछ गड़े मुर्दे खोद कर लाए गए और उसके आधार पर पूरी बातें कही गई। और वो जो जस्टिफिकेशन की बात है कि आप गर्दन काट लीजिए, उड़ा दीजिए शिशुपाल की तरह, ये ध्वनित हो रहा है। इतनी गंदी राजनीति, इतनी गंदी मानसिकता, आपकी प्रतिक्रिया? नरेंद्र मोदी हत्यारा था, हत्यारा है, और उसी तरह सोच सकता है, इससे ज्यादा की उसकी औकात नहीं। पहली बात, नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में अपने भाषण के दौरान यह जस्टिफाई कर दिया कि वो इस पूरी साजिश का साजिश करता है। आज जो उसने भाषण दिया, उसने कह दिया कि कांग्रेस और पाकिस्तान एक है जी। वो राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ही बोलता है, कहता है कि वो आतंक फैलाते हैं। श्रीनगर में अमित शाह सीधे सीधे कह देता है कि राहुल गांधी आतंक फैला। पाकिस्तान की बात वो भी कह देता है, यानी वो आतंकी हैं। एक चीज। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी आज से तो साजिश कर नहीं रहा है। हरेन पांड्या से लेकर के, और मैं नहीं कह रहा हूं, हरेन पांड्या के पिता ने ही कहा था कि मेरे बेटे को इसने मरवाया है। आप जाइए, जब जाएंगे गुजरात में, तो गुजरात में साफ साफ पता चलेगा वो कत्लेआम किसने कराया था। सारी चीजों के अब
आपने जिस तरह से गलत चीजों का इस्तेमाल किया और जिस तरीके से कांग्रेस में बैठे स्लीपर सेल्स ने मिल करके नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को बचाने का काम किया, तो सांप को, यदि जहरीले सांप को बचाओगे तो साहब झेलोगे। तो ये कांग्रेस के लोगों के पापों की सजा आज राहुल गांधी को मिल रही है। एक चीज पाप ये है कि ऐसे सांप को कहा जाता है वक्त पर ही उसके फन को कुचल दीजिए, वो नहीं कुचलाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, मौत का सौदागर था, है, इससे कहीं कोई दो राय नहीं। और मैं इंडोर्स करते हुए कहता हूं कि मणिशंकर अय्यर ने जो शब्द कहे थे 1000% सही कहे थे कि यह शख्स नीच व्यक्ति है। और आज की चिट्ठी से जेपी नड्डा की यह साबित हो जाता है कि यह शख्स नीच है। क्यों? चिट्ठी लिखी जाती है प्रधानमंत्री के पद को, और जब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जाती है तो जेपी नड्डा पार्टी का अध्यक्ष है, क्या वो प्रधानमंत्री है? क्या वो इसका जवाब देगा कि प्रधानमंत्री को आपने क्या कहा? वो जवाब देने का हकदार है? नहीं है। और यदि नरेंद्र मोदी ने अपनी चिट्ठियों के लिए उन्हें लिखिया मुंशी छोड़ा हुआ है, तो क्या यह घोषित किया है कि यह मेरा लिखिया मुंशी है? नहीं, उन्होंने कहा है। तो आप इससे समझ लीजिए ये सारी चीजें, और जिस तरीके से वो महाभारत के उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं, बिल्कुल मैं कहता हूं यदि दम है तो खुल के कहिए ना कि हाँ मारना है, मार के दिखाइए, हमला करके दिखाइए। साहब करिए तो, कहिए मत। कृष्ण ने कहा नहीं था 100 होने के बाद 101 में सिर उड़ा दिया था, उड़ा दो। औकात नहीं है। ये इतने डरपोक लोग हैं, यदि इनके चरित्र को देखिएगा, ये तब तक फूलते हैं जब तक इनके आगे कोई बोलता नहीं। डट के खड़े हो जाइए। तो जो गली में कुत्ते घूमते हैं, यदि आपके ऊपर बहुत भौंक रहे हो तो आप भागिए मत, वो मत करिए। मैं मंत्र दे रहा हूं अपने दर्शकों को भी, खट से वहीं पे डट के खड़े होइए और उठाइए कुछ नीचे से। सब 50 कुत्ते होंगे, 50 भागते दिखाई देंगे। इनकी दशा यही है। ये असल में वो है। तो इससे आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की औकात सिर्फ इतनी। इनके यहां मौकापरस्त लोग हैं, इनके यहां पदलोलुप लोग हैं, इनके यहां मुनाफाखोरी वाले लोग। इनकी औकात ये योद्धा नहीं है। याद करिए, जब इमरजेंसी की बात होती तो खुद मोदी बताता है कि वो सरदार का भेष बना करके छुप के भागा था। तो ये कायर लोग हैं। ये नहीं है कि हाँ गिरफ्तार करिए। पंडित नेहरू को गिरफ्तार किया गया, कहा गया अरे आप तो मोतीलाल जी के बेटे हैं, अरे छोड़िए आप कुछ नहीं, एक वो लिखिए, साइन कीजिए और आप जाइए। उन्होंने कहा नहीं, जो सजा होती है कड़ी से कड़ी वो दीजिए। और ये कहा, गांधी से जब कहा कि आपको नमक आपने बनाया है और ऐसा किया है, उन्होंने कहा हाँ बनाया है। उनका चलिए कोई नहीं, आप एक्सक्यूज कर लीजिए। और उस जज ने खुद लिखा है कि मजबूरी में मुझे जेल भेजना पड़ा, मतलब ऐसे व्यक्ति को हो। और उस आदमी ने कहा नहीं, जो कड़ी से कड़ी सजा है वो कीजिए, मैं आपसे यहां क्षमा मांगने नहीं आया। कभी जमानत लेकर के पंडित नेहरू नहीं छूटे, कभी माफी मांग के नहीं छूटे। तो इससे आप समझिए, तो ये वो खून है। शहादतें देने का इतिहास है। 11 शहादतें हैं उस परिवार की, पंडित गंगाधर नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक। बिल्कुल। ये क्या कहेंगे जो दुम दबाए घूमते थे जब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा, छिपे घूम रहे थे कि कहीं एक तो डंडा न छू जाए, थोड़े से में माफी मांगने लगते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था? सिर्फ
एक छोटी सी घटना थी, वन विभाग की चौकी पे वो घटना हुई थी, उतने पे तो माफी मांग के बस हमें छोड़ दो और बाकी जो करना है कर दो, भाई गवाही दे देगा जो कहेंगे। तो इनके यहां किसी की औकात नहीं। सावरकर क्या था, माफी भी है, कितने बार माफी मांगी, आधा दर्जन बार। इनकी औकात है, ये राहुल गांधी नहीं हो सकते। और राहुल गांधी ने तो संसद के भीतर कह दिया था अपने व्याख्यान में कि आप मुझे गाली दो, आप मुझे मारो, आप मेरे ऊपर कुछ करो, मुझे जेल में डालो, लेकिन मैं ये करता रहूं। तो यह अंतर है, इसलिए इनमें दम नहीं है। एक नैतिकता थी, मर्यादा होती है। चिट्ठी की भाषा पढ़िए, बिल्कुल कितनी गंदी भाषा में लिखा है। कहा है कि आप उस व्यक्ति को वो कर रहे हैं, उस व्यक्ति वो नहीं है। इस देश में प्रधानमंत्री के बाद में भाई दो ही चीज होती है सदन में, या तो नेता सदन होता है या नेता प्रतिपक्ष होता है। बिल्कुल। तो उसकी दोनों के खेमे बटे होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से वो है। और उससे यदि ये कहते हैं तो राहुल गांधी ने जो शब्द कहे अमेरिका में या और दूसरी यूनिवर्सिटीज में, आज खुद नरेंद्र मोदी, उनकी भारतीय जनता पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद नरेंद्र मोदी और उनके लोग ये साबित कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने 1000% कहा कि इस देश की संवैधानिक संस्थाएं और उन पर इन्होंने किस तरह से क्या किया है, इनका क्या कब्जा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरी बार भी आपका लौटूंगा। विनय जी, आपके साथ आता हूं। जो बात है वो राहुल गांधी की करतूतों का जिक्र किया है, कांग्रेस की करतूतों का जिक्र किया है, बहुत सारी जो बातें हुई हैं। अब ये जो लाइटर वॉर है, बहुत सारी चीजें निकलनी है और शायद खुद वो चीजें ओपन अप की है नड्डा जी ने, जो बहुत लंबे वक्त से शांत थी कि आप मौत का सौदागर, या जो ये क्या है विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। आप उन चीजों को अपने हक में कहीं उसको कैश कराने के चक्कर में क्या कुछ कर जाते हैं, कह जाते हैं, ये समझ बूझ नहीं उनमें दिखती है, जो खत के पूरे का पूरा मजमून है। क्या कहिएगा आप विनय जी? देखिए, बात चल रही है लोकतंत्र की, तो मैं थोड़ा इतिहास का उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है उसकी शुरुआत में अमेरिकी रिवॉल्यूशन के साथ साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी एक बड़ा योगदान है। अभी जो हमारी राजनीति में हो रहा है वो ये हो रहा है कि नेशन और स्टेट को एक साथ खड़ा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें भी कोशिश ये है जिसको हम लोग फ्रांस के उदाहरण से एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। जो लुई 14वां था, लुई 14वां ने अपने आप को घोषित किया था कि लेता से moi, आई एम दी स्टेट। और जो तमाम दैवीय शक्तियां वो अपने में आरोपित करता था कि उसको छू करके बीमारियां ठीक हो सकती है, उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, तो उसका एक संस्करण हमको देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिकली जो शासन है उसका जो एक हेड है वो अपने अंदर तमाम दैवी शक्तियों को आरोपित कर रहा है कि उनका जन्म ही इस वजह से हुआ है और उनको स्वप्न आते हैं। और सबसे मजेदार बात ये देखिए कि वो जो इमेजरी दे रहे हैं, एक तरफ तो इतनी कठोर अमर्यादित भाषाओं का प्रतिकार नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप देखिए कि आजकल व्हाट्सएप पे जो इमेजरी परोसी जा रही है कि वो एक गाय के बछड़े से बहुत प्रेम से मिल रहे हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट मैसेजिंग है कि वो जिसको बोलते हैं गो और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए हमने अवतार लिया है और वो कृष्ण है और उनको कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को मुक्त कराना है। जो वो कहना चाह रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि मैं ही राष्ट्र हूं और मेरे खिलाफ जो बदतमीजियां हैं या जो मेरे खिलाफ जो आरोप है वो राष्ट्र के प्रति आरोप है और वो अक्षम्य है। फ्रांस में जैसा एक शत्रु को गढ़ा गया ड्रेफस अफेयर में, चूंकि वो यहूदी था, चूंकि वो सेना का प्रमुख था, उसको आरोपित किया गया कि वो जो है देश का शत्रु है, शत्रुओं से मिला हुआ है। ऐसी ही चेष्टा जो है
वो की जा रही है कि जो राहुल गांधी जो है वो हमारे राष्ट्र को कमजोर कर रहा है और ये राष्ट्र के शत्रुओं से मिला हुआ है और तमाम ऐसे बयान देता है जिसे राष्ट्र की जो विरोधी शक्तियां हैं उनको बल मिल रहा है। देखिए, लोकतंत्र में सबसे जरूरी बात ये है कि इसमें जो सोवरेंटी जो इन्वेस्ट की गई है वो लोगों में की गई है, आप में नहीं की गई है। आप उसके प्रतिनिधि हैं, आप उसका बेजा इस्तेमाल करके स्टेट को कमजोर कर रहे हैं, स्टेट की संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, लोगों का भरोसा स्टेट के ऊपर से उठा रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उठा। ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट इस वजह से है कि देश के आम लोगों में जिनकी बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं है, उन लोगों के अंदर भी एक समझ आ रही है कि जिस कड़ी मेहनत से, जिस त्याग तपस्या से इस देश को खड़ा किया गया है और उन तमाम लोगों को जो आश्वस्ति दी गई है कि जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उससे उनकी नियति नहीं तय होगी, उससे उनका फ्यूचर बाधित नहीं होगा। और इसी धारा को जो पलटने की कोशिश की जा रही है कि सबसे पहला हक देश के संसाधनों पर जो न्यूमेरिकली जो लोग आगे हैं उनका होगा, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनको हम दुरुस्त करेंगे, हम फिर से एक नया देश बनाएंगे जिसमें जो तमाम ऐतिहासिक भूलों हैं उसको दुरुस्त कर देंगे। कोई क्लेम नहीं कर पाएगा कि ये देश जो है उनका भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है। ये बड़ी खतरनाक बात है। दुनिया में जितने भी देश में जितने भी वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो, जब भी इस तरह की कोशिश की जाती है वो देश कमजोर हुआ है, वो देश हिंसा के भंवर में फंसता है जिससे उभरने में किसी देश को सालों साल लगते हैं। मैंने एक बार विक्ट्री की भी बात की थी। अशोक ने भले कलिंग को हरा दिया पर वो युद्ध उसे किस कीमत पर मिला। तो ये जो एक युद्ध का उन्माद, ये जो एक सबक सिखाने का उन्माद और ये जो एक उन्माद कि हम तमाम असहमतियों को बिल्कुल ठिकाने लगा देंगे, और ये जो शिशुपाल का जो प्रतीक इस्तेमाल कर रहे हैं या रह रह करके ये महाभारत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें उनको शायद इस बात की तस्दीक नहीं है कि महाभारत, पूरी महाभारत की जो एक शब्द में, एक वाक्य में जो शिक्षा है वो ये है कि न्याय के साथ और धर्म के साथ खड़े लोग संख्या बल में चाहे कितने भी कम हो, विजय अंत में उन्हीं की होती है। तो आप अगर कृष्ण हैं तो आप धर्म के पक्ष में होंगे ना, अधर्म के पक्ष में नहीं होंगे। आप संस्थाओं का और कानूनों का इस ढंग से तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे। आप अगर वो सीमाएं लांघते हैं तो वैसा आपका व्यक्तित्व, वैसा आपका जब शख्सियत होती है तो कई बार आप जो कानूनी जो लकीरें होती है उसको लांघ देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा कि हाँ इसमें घोटाला हुआ, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनकी जो व्यक्तित्व था, उनकी जो शख्सियत थी, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा। आप वो बनने की कोशिश बगैर किसी पृष्ठभूमि के बड़े आंदोलन, बगैर किसी त्याग से, ये जो मीडिया मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट के जरिए जो शक्तियां आपको हासिल हैं और जो संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर करके, ये न्याय नहीं है। गैर कानूनी और अन्याय दोनों में फर्क है। महाभारत के प्रतीकों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो महाभारत का सबक सीखे कि त्याग करके पांडवों की तरह ही धर्म की रक्षा की जा सकती है, कौरवों की तरह मामलों में रह के नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने उसको इस्तेमाल इस तरीके से किया, उनको प्रस्तुत किया जा रहा, कुछ भी प्रस्तुत करते रहे, वो तो खुद अपने आप को बताते रहे कि बायोलॉजिकल है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने बताया कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, ईश्वर का अवतार उन्हें बहुत सारे लोग बताते रहे। तो कुछ वही भाव उसमें से प्रकट हो रहे थे खत में से। तो मैंने उस हेडलाइन या उसको चुना कि आप इस तरीके से भाव प्रकट कर रहे हैं कि अब आपकी 100 से ज्यादा गलती हो चुकी है और अब आप शिशुपाल हो गए हो हमारे लिए, तो छोड़ा नहीं जाएगा वो कहीं। अनिल सर, ये जो आपने खत को देखा है, आप उसमें जो बात की गई राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक मर्यादा, अनुशासन, शिष्टाचार, इसकी दुहाई दे रहे हैं जेपी नड्डा। किसे दे रहे हैं? कांग्रेस को। और वो कह रहे हैं कि ये सब जो है आपकी डिक्शनरी से गायब हो गया, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये क्या शोभायमान है कि आप जो आपके यहाँ हो रहा है, आप वो 85,000 करोड़ के घोटालेबाज को आप अपने यहाँ ले आते हो,
आप ऐसे ऐसे लोगों को लाए हो जिसने पराकाष्ठाएं की हैं सब किस्म की, और आपके यहाँ के दूध का धुला हो गया। इस पर क्या कहिएगा अनिल जी? आपातकाल का संदर्भ में नरेंद्र मोदी का जिक्र किया था, उसमें मैं एक संशोधन करने की गुस्ताखी करूंगा। शुक्ला जी ने बताया था कि आपातकाल में नरेंद्र मोदी ने भेष बदल कर रहे थे वो और भागे थे। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आपातकाल में नरेंद्र मोदी की ऐसी कोई हैसियत नहीं थी कि उन्हें भेष बदलना पड़े, पुलिस से छुपना पड़े। वो इसलिए, और न वो पुलिस की लिस्ट में थे, और वो जैसा दावा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ जैन साहब, ये बात खुद नरेंद्र मोदी ने कही थी, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, वो झूठ बोले थे वो कहानी वो बहुत अच्छे कहानीकार है नरेंद्र मोदी। तो ये कहानी उन्होंने सुनाई थी कि मैंने सिख का भेष धारण किया था, जॉर्ज फर्नांडिस को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने गया था, तो ये कहानी उन्होंने गढ़ी थी। लेकिन जबकि नरेंद्र मोदी की उस समय ऐसी कोई हैसियत नहीं थी कि पुलिस उन्हें ढूंढती, गिरफ्तार करती या जेल में भेजती। नरेंद्र मोदी उस समय एक संघ के सामान्य स्वयंसेवक थे और आपातकाल के एक साधारण से दर्शक। दूसरा, संजीव जी, मैं वापस विषय पे लौटता हूं। आपने जो नड्डा के पत्र के बारे में कहा, तो नड्डा के पत्र से एक चीज ये भी जाहिर हुई कि जो बात नड्डा ने कही है उसे संघ की अभिव्यक्ति भी माना जाना चाहिए, क्योंकि चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे गिरिराज किशोर हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, ये सारे लोग संघ से अपने संबंधों पर गर्व करते हैं और ये बताते हैं कि संघ ने हमें संस्कार दिए हैं, संघ ने हमें शिक्षा दी है। तो जो संघ ने इनको संस्कार दिए हैं, जो संघ ने इनको शिक्षा दी है, उसकी अभिव्यक्ति जेपी नड्डा के पत्र में है कि और गिरिराज किशोर वगैरह तो ये लगातार कर ही रहे हैं। एक रणवीर सिंह बिट्टू को हम जरूर छोड़ दें कि वो कांग्रेस से गए हुए हैं, तो उनके बारे में ये कहना चाहिए कि उन्हें अपनी वफादारी साबित करना है वहां पर। तो नया मुल्ला जो है वो जोर से अजान देता है, तो वो गाली गलौज उनका करना जो है वो इसलिए समझ में आता है। लेकिन बाकी लोग तो जो है वो 24 घंटे जो है वो राहुल गांधी को लेकर और दूसरे विपक्ष के नेताओं को लेकर गाली गलौज करते हैं। तो हमें ये मानना चाहिए कि ये संघ से मिले संस्कारों और शिक्षा के अनुरूप वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजीव सर, जो बात अनिल जी कहते हैं मैं उससे सहमति थोड़ी सी जताऊंगा कि कुछ चीजें हैं, लेकिन ये भी रहा है कि जब आपका मौका निकल गया तो आपने ये भी कह दिया कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा ने भाव प्रकट किए थे, संकेत दिए थे। और दूसरा, जो पाकिस्तान परस्त भारत विरोधी लोगों से गलबहियां, ये क्या है? यदि वो पन्नू कहे कोई बात, अगर किसी के बारे में कह दी जाए, तो आप उसको कनेक्ट कैसे कीजिएगा? मतलब आप कितना प्रोपोगंडा, आप बाज नहीं आते हैं, आपने 240 पे आके टिके हो, फिर भी आप ऐसी चीजें करना, ऐसी चीजें लिखना, इस तरीके से गलत चीजों को प्रस्तुत करना, अब मुझे लगता है देश शायद उस भ्रम में नहीं फंस रहा है, नहीं आ पा रहा है। तो कीज बौखलाहट की आपने बात पहले भी की थी, आपकी टिप्पणी? संजीव जी, आप मुझसे मैंने संजीव चंदन जी। नहीं, देखिए सर, राहुल जी को सबसे पहले इस चिट्ठी में भी आप देखिए नॉन सीरियस नेता बताए जाने की कोशिश इस चिट्ठी में भी, और ये कहा गया है, उसमें वाक्य है कि आपकी मजबूरी हो सकती है फेल्ड नेता को की स्तुति करें, उसका ये करें, लेकिन उन्होंने, और बाकी उनका जो अब तक नरेंद्र मोदी को जो कहा गया है, एक चीज मैं फिर भी जोड़ना चाहूंगा। मैंने कल भी एक बात कही थी, कल सीधे हम लोग बातचीत में ये आई थी सामने कि क्या राहुल गांधी से चूक हुई, तो मैंने कहा था चूक हुई। तो जो टूर प्लानिंग के लोग हैं, जो राहुल जी के ओवरसीज प्रोग्राम्स को ये करते हैं, और दूसरी चीज, थोड़ी सी सावधानी की इधर जरूरत है। मैं इसको करने के बाद उस पर, और जो ये लोग इसको आउट ऑफ द वे जाकर मुद्दा बनाने की जो कोशिश है उस पर बात करूंगा। और सावधानी ये है, क्योंकि है क्या ना कि अब 40-50 साल शासन कर चुके हैं इस देश में, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे आपको घेर लिया जाएगा। तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि उससे बचे। तो उन सभाओं में ऐसे बचिए जिसमें भारत विरोधी को टिप्पणी कर रखी है कथित तौर पर। हालांकि भारत विरोधी भी वो क्या था,
और वो कश्मीर आती हैं, कश्मीर आने की कोशिश करती हैं। वो सब हम जानते हैं कि जिनसे मिलने पर हंगामा मचा हुआ है और उसको टारगेट किया जा रहा है, या पन्नू वाला जो प्रसंग है, तो उसको थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज करने की कोशिश है। अदरवाइज ये एक ऐसा ये प्रोपेगेंडा समूह है जो इसी नोट पे जाता है। अब हर किसी को जो भाजपा विरोधी है, हर कोई, ये सबसे खतरनाक है, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा है, इवन स्टेट की आलोचना भी। भाई हम नागरिक हैं तो हम स्टेट की आलोचना करेंगे, हम स्टेट की आलोचना करेंगे तो हम देश की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। तो अब जितने लोग यदि भाजपा की बात करें या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात करें या उनकी नीतियों की बात करें, वो सब के सब पाकिस्तान परस्त बता दिए जाते हैं। तो ये इनके पास हथियार है, राहुल गांधी पे भी उसी हथियार को आजमाने की कोशिश कर। मैं जो पिछली बार कह रहा था, जहां बात खत्म हुई थी, उससे आगे जोड़ूंगा कि ये सारे हथकंडे जो अब भारतीय जनता पार्टी अपना रही है राहुल गांधी के प्रसंग में, वो फेल होंगे। उसका अपना एक समय होता है, जब उनका उठान था नरेंद्र मोदी का, और तब आप कुछ कुछ ऐसी चीजें करते तो चल सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी डाउनफॉल की ओर है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जमा हो गई है पहाड़ से, अब वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो साध नहीं पा रहे। उसको अभी भी उस रूपक का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। उनका वो वाला वक्त शुरू हो चुका है जब वो ऊंट पे भी बैठेंगे तो नीचे से कुत्ता काट लेगा, और ये घटनाएं घट रही हैं लगातार। तो ऐसे में राहुल का ये समय है। तो आप इस तरह के, आपको लगता है कि इस तरह के हमले करके आपको कोई पॉलिटिकल गेन होने वाला है, तो वो नहीं होने जा रहा है। मैं ऐसा कहते हुए मैं अपनी ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं, ये स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि अब यह राहुल पर और कांग्रेस पे डिपेंड करेगा कि इस समय को 272 के पार कैसे ले जाते हैं या किस मैकेनिज्म से सत्ता को अपने पक्ष में लाते हैं। लेकिन ये तय है कि अब राहुल के डेज शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में इस तरह की जो आपकी स्ट्रेटजी है राहुल पर को केंद्रित करके हमलावर होने का, ये स्ट्रेटजी आपको बाउंस बैक ही करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बाउंस बैक करने वाला है। अजय सर, ये जो हम इसको अगर संदर्भ जोड़ दिया जाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, अब उसके बाद आने वाले जो 3 राज्य और भी सामने खड़े दिखते हैं, कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, या फिर उसके बाद दिल्ली है, सब संदर्भों को जोड़कर देखा जाए तो इसको कैसे, क्या ये जो अभी 2 राज्य खास कर जम्मू कश्मीर में हालत सबके सामने है, आज वो गए भी थे और आपने उसका जिक्र भी किया, जो उन्होंने वहां भाषण जिस तरीके से दिया या दिया जा रहा है बार बार। और दूसरा हरियाणा हमने देख लिया, हरियाणा में आज मैनिफेस्टो भी उन्होंने घोषित किया और कॉपी पेस्ट है लगभग वो जो कांग्रेस ने कल किया था वही को वही उतार के रख दिया गया है। तो इन संदर्भों से इस पत्र को जोड़ते हुए यदि, और बाकी भी यदि हम इसको देखें कि हरियाणा का जो घोषणा पत्र आया हुआ है बीजेपी का कॉपी पेस्ट, इसके साथ में कैसे इसको आप एलोबरेट कीजिएगा अजय सर? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, मैं चंदन जी की बातों से, तमाम बातों से सहमत हूं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि राहुल गांधी को कहीं पर अब कोई अपने शब्दों में सावधानी बरतनी चाहिए, कहीं पर कोई करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। वो जहां पर जो बोले 1000% सही बोले, उसको मैं भी इंडोर्स करता हूं। यदि कोई मुझे आतंकवादी कहे, मुझे गद्दार कहे, जो सजा चाहे, जो मुकदमा चाहे कर दे, मैं इंडोर्स कर रहा हूं, एक चीज। दूसरी चीज, रही बात मिलने की, तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम किसी देश में जाते हैं, वहां के सांसद, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग हैं, उनसे मिलने, तो ये मिलने से कहीं पर भी मनाही नहीं होनी चाहिए। एक विमर्श हर वर्ग से होता है, हर चीज से होता है, और वो चुने हुए लोग, तो इसलिए उससे भी मैं असहमत हूं। उसके बाद में मैं तीसरी चीज ये कहूं, नरेंद्र मोदी को तो मैं तब से जानता हूं जब वो यहाँ चंडीगढ़ में संगठन मंत्री हुआ करता था, मेरे साथ भी तमाम बार मेरी स्कूटर में घूमा है, तो मैं उसकी पूरी तरीके से स्थितियों को जानता हूं, उसके चरित्र को जानता हूं, सारी चीजों को जानता हूं। इसलिए उसके बारे में तो मैं बात करता नहीं हूं, क्योंकि उसकी हैसियत मैं नहीं समझता हूं। जब वो मुख्यमंत्री बना था तो मैंने उसको बधाई देते हुए एक यही शब्द कहा था, और जिन शब्दों में कहा था उसी शब्द में आज कहता हूं, अम्मा तुम यदि मुख्यमंत्री बन सकते हो तो मैं तो फिर प्रधानमंत्री बन सकता हूं। बहरहाल
मैं जानता हूं कि उसके जैसे वाले मेरे पास गुण नहीं है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूं और न मैं कभी राजनीति में जाने की सोचता हूं, मेरे मन में भी नहीं है कभी राजनीति। हाँ, राजनीतिक विश्लेषण हूं चूंकि तो स्वाभाविक सी बात है, तमाम विश्लेषण करता हूं, उसके लिए तमाम अध्ययन करता हूं। एक चीज, अब मैं आता हूं मुद्दे पे कि जो मुद्दे हैं, राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए क्या है नहीं इस देश के अंदर? आज क्या मुसलमान अपनी मस्जिद में जा सकता है? आज भी आपको बताएं, हिमाचल में जो जिस मस्जिद को शिमला की, उस मस्जिद को लेकर के तमाम विवाद खड़ा किया गया, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने उसे बड़े सलीके से और इतनी मोहब्बत की दुकान खोल करके उसे सॉल्व कर दिया, तो भाजपा के लिए परेशानी हो गई। तो साहब, आज जब कुछ नहीं बचा तो आज करणी सेना और वो सब मिला करके जुलूस निकालते हैं कि अरे अब भाई किस बात का जुलूस निकाल रहे हो जब सब हो गया? जो चीजें थी, तुम्हारा जो कहना था, उनका कहना था, सारी चीजें हो गई। तो ये स्थिति है इनकी, क्योंकि जब प्यार से कोई चीज सॉल्व हो जाती तो इन्हें समझ में नहीं आता, इन्हें लगता है ये क्या हो गया, इन्हें तकलीफ इसकी। लोग ये कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से, मुझे लगता है हमारे अनिल जी कह रहे थे कि ये जिस तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उस तरह से लोग भड़क नहीं रहे। अब भड़क नहीं रहे तो इससे आप समझिए, आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। अभी हाल के दिनों में इन्होंने क्या कहा था, सब लोग तिरंगा लगाओ और ये करो और वो करो जैसे करते हैं। मैं देख रहा था यही चंडीगढ़ को कि यहां पर लोग जो इतना सा होता था तो घर घर में ऐसे होता था जैसे पता नहीं क्या, और इन्होंने इसके लिए डाक खाने से लेके भाजपा कार्यालय तक में झंडे बेचने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। देखो सर, थाली बजाओ, ताली बजाओ और क्या क्या। वही तो मैं वही बता रहा हूं। और इस बार मैंने देखा मेरे पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक झंडा लगा था, शेष किसी ने नहीं लगाया। यानी आपने यह हालत कर दी है कि अब तिरंगे को भी लोग इस तरह से देखने लगे, अरे भाजपाई होंगे, तो इसलिए अब लोग लगाते नहीं। ये अपने आप में संदेश है कि आप अपमान कर रहे हैं उस तिरंगे का, जिसको पंडित नेहरू ने जब उस नदी के किनारे जिस तरीके से उसको दिया था और देश को समर्पित किया था, वो हमारे लिए सम्मान का विषय है। बहरहाल, रावी के तट पे, तो ये आप समझिए। बहरहाल, मैं यहां पर आगे आता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने राहुल गांधी के लिए नफरत पनपाने का किया है, वो पनप नहीं पा रहे, क्योंकि हर कोई जिसको भी थोड़ी सी अंग्रेजी आती है वो जाके वो भाषण सुन लेता है, और जब सुनता है कहते यार इससे अच्छा और क्या बोला जा सकता था, इतना अच्छा जवाब कोई और दे ही नहीं सकता था। नरेंद्र मोदी में तो औकात नहीं है एक सवाल का जवाब देने। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली अमित शाह की, हिम्मत नहीं हुई जब पूछा उस महिला ने, पत्रकार ने, कि मणिपुर कब जा रहे हैं, तो जवाब नहीं दे पाए। और जब उसने पूछा बीरेन सिंह के बारे में तो कहा कि आप बहस नहीं कर सकते। बहस थोड़ी ना कर रही थी, वो तो सवाल पूछ रही थी। उसके बाद में प्रश्न प्रति प्रश्न करने का अधिकार है हमारा, प्रति प्रश्न भी हम करते रहे हैं, करते थे, लेकिन अब वो बीते जमाने की इन लोग के दौर में बात हो गई। अब आप देखिए, सवाल पूछा गया जब राहुल गांधी पे, तो कहे पॉलिटिकल सवाल मत पूछिए। पॉलिटिकल सवाल तो नहीं, ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और कानून कहता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मैंने नया चूंकि लॉ पढ़ा नहीं है जो इन्होंने क्रिमिनल लॉ बनाया है, पुराने के हिसाब से 120 के मुल्जिम बनते हैं ये। तो ये सारी चीजें तो हैं ही हैं। चलिए इनकी बात छोड़िए, मैं इस पर ये कह रहा हूं कि ये जितनी घटनाएं हुई, आप छोटा सा वो जिग्नेश मेवाड़ी सिर्फ यही कह देते हैं कि, लिख देते हैं अपने ट्वीट पे कि नरेंद्र मोदी तो गोडसे की पूजा करते हैं। इस पे साहब असम से प्लेन से ट्रेन वो आ जाती है, पुलिस उन्हें उठा ले जाती। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, इस पे FIR दर्जनों FIR दर्ज हो जाती हैं। उस समय मैं दिल्ली में ही था इत्तेफाक से, तो मैं वो देख रहा था, ये अजीब हो रहा है। मेरा दोस्त था उस समय एक जगह का, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ज्वाइंट CP था, तो उसे कहे भाई साहब क्या करें, मजबूरी है, इसमें कोई FIR बनती है, अब ये गधे आ गए तो मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। यही शब्द उसके थे।
तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये स्थिति मजबूरी है। पुलिस के भी लोग हंसते हैं, लेकिन अब करें क्या। तो लेकिन आज नरेंद्र मोदी इस घमंड में है कि चीफ जस्टिस को तो उन्होंने अपनी उसमें कर ही लिया है, तो अब चीफ जस्टिस जब उनके आगे अपनी सपत्नी, जिसे कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव वाली स्टाइल में आ गया है, तो आप निरंकुश हो गए। तो ये तरह की घटनाएं हो रही। बहरहाल जब ये घटनाएं होती हैं तो इनका चेहरा भी सामने आता है कि आखिर ये हैं कौन। तो ये असल में नफरत वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, और इनके पास कुछ नहीं। अब आपने एक सवाल पूछा था कि हरियाणा का जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है इन्होंने, अब आप एक चीज देखिए, यही अभी जब 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी आए थे हरियाणा, तो क्या बोले थे? कांग्रेस जहां जाती है वहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देती है, और ये करती है, रेवड़ियां बांटती है और सारी चीजें। आज क्या स्थिति है? कल कांग्रेस ने कहा था कि हम 7 रिलीज कर रहे हैं, शेष जो विस्तृत होगा वो हरियाणा में ही रिलीज होगा। अब जो 7 उन्होंने गारंटियां रिलीज की थी, आज इन्होंने टोटल किया उसमें 20 है किया। अब 20 में एक किया जो कांग्रेस ने 2000 कहा था, इन्होंने कहा 2100 देंगे जी। ठीक है, इसी तरीके से सारी चीजें। लेकिन इन्होंने आज तक किया क्या? जो इनकी सारी वो है, कहीं पर भी ओपीएस का जिक्र नहीं है और तमाम सारी चीजों का जिक्र नहीं है। तो और बाकी कॉपी पेस्ट है जो लोक लुभावन करने की कोशिश की है। तो यानी ये फेल है, इनके पास कुछ नहीं। अब यदि आप देखिए कि जिस तरीके से लाडो लक्ष्मी योजना की कोई याद नहीं आती है आज इन्हें, जिसकी बात किया करते थे। तो आप ये समझिए, आईएमटी हुड्डा ने 6 आईएमटी बनाए थे, इन्होंने 10 साल में एक भी बनाए हो तो बता दें। आयुष्मान योजना में बीजेपी का जो खुद का है वो 300 करोड़ रुपया अस्पतालों का लटका हुआ है। एक दिन अस्पताल सारे हड़ताल पे थे। तो आप ये समझिए, बार बार उन्हें झेल रहे हैं, और इसके बाद ये स्थिति है कि इलाज का कुछ है नहीं। कांग्रेस ने तो कहा 25 लाख का इलाज देंगे, और उन्होंने दिया भी था जिन जिन राज्यों में थी उनकी सरकार। आपने देखा राजस्थान में, आपने देखा छत्तीसगढ़ में और दूसरी जगह। तो यह स्थिति है। एमएसपी की बात है तो कांग्रेस सदैव इसके पक्ष में रही है, और राहुल गांधी ने तो तब भी घोषणा की थी कि स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक देंगे। तो वह स्थिति है। जो भर्तियों की बात है, आप देखिए, इन्होंने जितनी आज तक एक भर्ती पूरी नहीं हो पाई। पहली बार इतिहास में आज कहा है कि 2 लाख भर्तियां हम करेंगे, और वो पर्ची और खर्ची पे नहीं होगी। उन्होंने तंज कसा है नड्डा। और पर्ची खर्ची का ही मैं कह रहा हूं, पर्ची खर्ची इतनी थी कि पूरे हरियाणा के 1966 में जब से बना है तब से लेके अब तक के इतिहास में कभी भी उनके जो एचपीएससी है वहां पर छापा नहीं पड़ा था। कभी भी वहां पर करोड़ों रुपया सेक्रेटरी के यहां से, डिप्टी सेक्रेटरी के यहां से नहीं बरामद हुए थे। तो आप ये समझ लीजिए, यह उदाहरण है कि पर्ची खर्ची कैसे चलती थी, किस तरह से पूरा नेटवर्क था जिसे कहेंगे। इसके बाद में जो और भी जो रोजगार और दूसरी चीजों कहे वो भी सब पूरा सगुफा है। 10 साल में तो दिया नहीं, अब बता रहे हो आप। हालत आपने देखी कि जो 15,000 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पे सफाई कर्मी रखने थे, उसके लिए एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट लड़के अप्लाई कर रहे हैं, और ऐसे थोड़े बहुत नहीं थे, 46 लाख थे जो पोस्ट ग्रेजुएट थे। तो यह बताता है कि कितनी बुरी हालत है हरियाणा में। 37% की दर से यहां पर बेरोजगारी है। तो यह स्थिति है। फिर इसके बाद आवास की बात करी है। आवास की स्थिति में आप देखिए, अब तक आपने क्या दिया है? जो उस सरकार में बने थे वो भी पूरे अलॉट नहीं किए। यह स्थिति। सरकारी अस्पतालों की बात हो जाए, उसमें भी यही स्थिति है। एक सरकारी अस्पताल नहीं बनाया, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। तो यह दशा है। फिर इसके बाद में गैस सिलेंडर की बात करेंगे तो बस यहीं से मैं खत्म करता हूं, ज्यादा लंबा हो जाएगा। कि गैस सिलेंडर की बात यदि करते हैं तो राजस्थान में वायदा किया था देने का, अब क्या कह दिया कि नहीं, वो नहीं दिया जा सकता है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये क्या है। तो ये झूठ,
मक्कारी का इनका सब कुछ होता है, बाकी कुछ नहीं होता। और 2014 में नरेंद्र मोदी ने मैनिफेस्टो में 2 करोड़ नौकरियां रोजगार हर साल देने को कहा था। 20 करोड़ अब तक बनती है। आप 1 करोड़ छोड़िए, 10 लाख गिना दे तो जो कहेंगे हार जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो शगुफे जो होते हैं चुनावी, वो उस पर ज्यादा फोकस रहता है और उसके बाद सारी चीजें हवा हो जाती हैं। विनय सर, मैं वापस लौटूंगा जो हमारी मूल चर्चा है और जिसमें वो एक लाभ लेने की कोशिश होती है कि हमें गाली दी, मुझे गाली दी, वही एस्टेब्लिश करना। और बार बार आप पा रहे हैं, देख रहे हैं कि अब वो नहीं चल रहा। बावजूद उसके फिर वो जो नड्डा जी का खत है उसमें वही चीज को बहुत ज्यादा फोकस्ड है उसमें कि नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी। कब, कौन सी गालियां, कितनी गालियां, और क्या आपकी तरफ से हुआ उस पर कोई जिक्र नहीं। जो हमने शुरू में भी कहा था कि एक लाइन आप खेत जता देते, बताए तो शायद वहां से भी बात बनती, लेकिन आप शुचिता, मर्यादा, अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं और उसके ठीक विपरीत आपकी पूरी की पूरी जो चरित्र है उस वो पेश आता है, निकल कर आता है। आपकी टिप्पणी, फिर मैं एक छोटी छोटी टिप्पणी सबसे आखिरी में ले लूंगा। विनय जी। संजय जी, वो एक कहावत है ब्रज में, बोलते हैं खेलत में को काका गोसाई। जब आप तो लोगों को गालियां दे रहे हैं और फिर आप ये अपने आप पर देवत्व ओढ़ ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। जब आप मर्यादाओं की सीमा का अतिक्रमण करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको भाषा शास्त्र की कोई जानकारी नहीं। जो किसी भी शब्द का, किसी भी चीज का जो अर्थ होता है उसके सामाजिक संदर्भ पर होता है और उसका किस तरह से प्रयोग किया गया है उस पर होता है। अब जैसे मणिशंकर अय्यर का उदाहरण लिया, मणिशंकर अय्यर ने अपने स्टेटमेंट में लिखा था लोली पर्सन, और उसका अनुवाद नीच व्यक्ति, नीच जाति का, और इस तरह से उसकी व्याख्या की। जबकि मणिशंकर अय्यर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यही हालत जो आपके सैम पित्रोदा वाले बयान का हुआ। ये इसी तरह से राहुल गांधी की जो बयान है उसमें चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसका अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। तो ये जो हिट एंड रन वाली पॉलिसी है, ये विदाउट सब्सटेंशियल प्रूफ के आप किसी पे आरोप लगाते हैं और फिर भाग करके चले आते हैं। अगर आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज ने हाइप दे करके कहा कि अगर ये पद छोड़ देंगी तो मैं सिर मुड़वा लूंगी, और उसके बाद सोनिया गांधी ने पद छोड़ दिया। तो सोनिया गांधी ने तो ये नहीं कहा कि अब आप सिर मुड़वाओ। तो कहने का ये है कि आप एक चाइना गेट फिल्म का एक डायलॉग है, मैं बहुत बार इसको कोट कर देता हूँ। उसमें एक डायलॉग है कि जजीरा से लड़ने की हिम्मत को जुटा लो और मुझ जैसा कमीनापन कहां से लो। तो ये जो शैली है ना, ये जो राजनीति की जो ये शैली है, ये खतरनाक है। और मैं शुरुआती दिनों में मैंने आरएसएस को भी नजदीक से देखा, और अगर ये लोग कहते हैं कि इस तरह के बयान आरएसएस अप्रूव कर रही है, तो मुझे इस पर बहुत शर्मिंदगी है कि आरएसएस का कितना पतन हुआ। क्योंकि आरएसएस के लोग से आप वैचारिक रूप से जितना भी असहमत हो, पर ये गाली गलौज वाली भाषा, गैर अनुशासन, उसके जो ओरिजिनल जो कैडर है या स्वयंसेवक है उनमें आप नहीं देखेंगे। वो कट्टर हिंदू होंगे, मुसलमान से बैर होगा उनका, लेकिन उनकी भाषा आप देखेंगे तो भाषा अमर्यादित नहीं है। पर ये जो इस तरह की भाषा है, इस तरह की जो घृणा है, ये बहुत खतरनाक है। और अगर ये कर रहे हैं तो और एक चीज में जो निकल जाएगी वो ये कि जिस फोटो का जिक्र वो करते हैं दिखा करके कि इस बेस में वो भागे, वो फोटो तो मुझे फोटोशॉप लगता है, क्योंकि उसी फोटो का इस्तेमाल जो है वो आपको क्या नाम है, सुब्रमण्यम स्वामी करते हैं, उसी फोटो का इस्तेमाल ये करते हैं। वो एक व्यक्ति एकदम मरगिल्ला सा ब्लैक ये में झाड़ू पकड़ के वो साफ कर रहा है। और वो तो आज के टाइम में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी वॉइस कॉपी हो सकती है, फोटो कॉपी हो सकती है, तो ये एक ढंग से जो है धोखा देने की जो शैली है,
ये खतरनाक है। और इसको लेकर के सबको सचेत होना चाहिए कि जो चीजें नहीं कही गई है उसको आप आरोपित ना करें, और जिसको बोलते हैं कि आप लड़ें, पर जो संस्था है उस संस्था का नुकसान ना करें। बिल्कुल। जब संस्था ही नहीं रहेगी, जब राजनीतिक शख्सियतों का मान खत्म हो जाएगा, तो आप क्या राजनीति करेंगे, क्या देश चलेगा और कैसे देश चलेगा? लड़ने के लिए कोई किसी को मना नहीं कर रहा, खूब लड़िए, खूब बयान दीजिए एक दूसरे के खिलाफ में, पर कम से कम राजनीतिक की मर्यादा जो है, हैसियत, वो मत खत्म कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो हो गई है, मर्यादा और शुचिता की बातें जरूर हुई। बहुत अंतिम, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी, एक एक लाइन, डेढ़ लाइन की चाहूंगा अनिल जी आपसे, लेकर वापस बिना जीत तक। देखिए, जो जेपी नड्डा के जिस खत को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो उन्होंने इरादों का इजहार कर दिया है कि जो सब कुछ चल रहा है उसके पीछे क्या कुछ है वो है। तो अब इन संदर्भ में आपने, किसी ने कहा भी कि कांग्रेस को जरूर सतर्क रहना चाहिए। यदि हम उसी सतर्कता की बात करें तो अब अतिरिक्त सतर्कता कैसी, क्या देखते हैं? अगर एक एक लाइन की टिप्पणी ये चाहे, जो रूप और जो अंदाज है पूरी की पूरी इनके पीछे का जो मंतव्य निकल कर आता है, उस संदर्भ में क्या सतर्कता अतिरिक्त बरतनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? अनिल जी आपसे लेकर वापस बेनजीत, बहुत छोटी सी एक एक दो लाइन। अनिल जी अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट 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 अनम्यूट। मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में इससे पहले कोई हुआ हो। नहीं, आप फिर से बोलिए, अभी अनम्यूट, आप अनम्यूट थे, फिर से आप रिपीट कर दीजिएगा। जी जी है, आप चालू है, माइक आपका सुनाई दे रहा है हम लोग जी। हाँ करिएगा टिप्पणी आप। हाँ, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा गालीबाज नेता भारतीय राजनीति में अभी तक कोई नहीं हुआ उनसे पहले। और वो ये आरोप जो है वो दूसरों पर लगाते हैं कि मुझे जो है मुझे गाली दी, मुझे मेरी खिल्ली उड़ाई, मेरा उपवास उड़ाया। उसके नोटबंदी के समय भी उन्होंने कहा था कि ये मुझे जान से मार देंगे। और ये इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलने वाला प्रधानमंत्री भी ये पहला हुआ है भारत में। और मैं समझता हूँ कि भारत में नहीं बल्कि विश्व में क्या बोले कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता विक्टिम कार्ड खेलने के मामले में और अपने विरोधियों के खिलाफ गाली गलौज करने में। और जहां तक अभी चुनाव प्रचार की बात है, तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें अब ये लग गया है, अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ गई है बिल्कुल साफ साफ, जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी, दोनों जगह। तो जम्मू कश्मीर में तो वो खुलकर जो है वो जिन्हें आतंकवादी कहते हैं उन लोगों को जो है वो चुनाव में सपोर्ट कर रहे हैं। वो इंजीनियर राशिद और जमाते इस्लामी जो प्रतिबंधित संगठन है उसके उम्मीदवार निर्दलीय रूप से लड़ रहे हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के खिलाफ। तो वहां तो ये इस स्तर पर आ गए हैं कि वो आप अलगाववादियों का, आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि चुनाव बाद क्या बोले ये सरकार बनाने की अगर थोड़ी सी भी स्थिति में आए तो ये उनका समर्थन लेने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। संजीव सर आपकी टिप्पणी सर, छोटी सी। मैंने जो सतर्कता की बात कहीं करी कि अब इस संदर्भों में क्या कुछ अतिरिक्त सतर्कता आपको लगती है होनी चाहिए क्या, उसमें अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी जी, मतलब कांग्रेस की सतर्कता की बात बिल्कुल, कांग्रेस के संदर्भ में जो चल रहा है, जिसको एंडोर्स किया है कहीं, जो बीजेपी के नेता जिस तरीके से एक भड़काऊ पूरी की पूरी एक बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उस संदर्भ में। बिल्कुल नहीं, देखिए सर, ये भारतीय जनता पार्टी से तो जो उम्मीद है वो वही उम्मीद है और वही कर रही है। नरेंद्र मोदी का अपना इतिहास यही है और वो सार्वजनिक गालियां, सार्वजनिक सांप्रदायिकता फैलाना, इस तरह के बयान देना जिससे समाज में तनाव हो, चुनावों के दौरान तो खास करके जिस तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर के स्तर से होता रहा है, वो सब हम सबके सामने है। वैसे में जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है उसे थोड़ी सी सतर्कता तो बरतनी चाहिए, मॉडल पेश तो करना चाहिए, मेरा ये मानना है एक। और दूसरा, मॉडल से ज्यादा कई बार स्ट्रेटजी में हम आप संजीव श्रीवास्तव या दूसरे लोग आलोचनाएं करें राजनीति का, वो होता है और हमारा काम है, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग बात करेंगे राजनेताओं पे और राजनीति पे। लेकिन उससे ज्यादा जो सतर्कता मुझे लगता है वो है स्ट्रेटजिक सतर्कता। जैसे उसी की बात मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या सतर्कता की बात कही, मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ अब जो आपने सिखों को लेकर के कहा, जो बढ़ते हुए इंटॉलरेंस को लेकर कहा, ये सब तो कहना ही है, नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे।
ये तो हो ही रहा है। जो नहीं कहना है उससे बचना है। और वो मैं वही कहूंगा कि जो आरक्षण वाला मामला था, और वो एक ऐसा मुद्दा है जो आपका अपना मुद्दा है, वहां पे बैकफुट पे डाल दिया है आपने संविधान के मामले में, आरक्षण के मामले में बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को। तो उसमें अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। जैसे जो सवाल किया गया, एक जो सीजन्ड लीडर की तरह अब आपको व्यवहार करना चाहिए, स्क्रैप तक नहीं जाना था। अब इन्होंने क्या किया, ये तो शातिर लोग हैं ना, ये तो आधा निकाल लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे, और जनता तक जो पहुंचती है बात, वो इस फॉर्म में पहुंच जाएगी। तो स्क्रैपिंग तक नहीं जाना चाहिए था। बात करनी चाहिए थी कि हाँ, आरक्षण बड़ा टूल है, आरक्षण का तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। आरक्षण समता के आधारित ये इक्वालिटी के लिए जो प्रोग्राम रहे अब तक भारत सरकारों के या अलग अलग सरकारों के, या हमारी प्राथमिकता में है। ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं जब आऊंगा तो जब इक्वालिटी हो जाएगी तो स्क्रैप कर देंगे। वो भाषा भी वही है कि विल स्क्रैप, हाउ विल यू स्क्रैप, नहीं, वो कुछ चीजें नहीं, उसमें वही तोड़ना मरोड़ना भी है, तोड़ा भी गया, उसको मुड़ा भी गया। नहीं, सुना है सर, नहीं मैं गलत सुना है संजीव जी, गलत सुना है। उसका पूरा ये तब हम इसको कंसीडर करेंगे कि इस पर विचार करेंगे। जी अजय जी, तो वहां जाने की जरूरत नहीं थी, वही उड़ गए लोग। वो सवाल था कि ये कब तक बना रहेगा सर्व प्रमुख टूल इक्वालिटी के लिए। मुझे लगता है संजीव सर, एक चीज और भी, मेरा सवाल मुझे लगता है गलत है। अब अंतिम टिप्पणी अजय सर से लूंगा, आप खत्म करिए, पहले आप कर लीजिए। ठीक है, तो मैं खत्म ये करना चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी, चूंकि आपके साथ क्या है कि आपके साथ पीछे की चीजें चल रही हैं और ये सामने लाएंगे, तो थोड़ी सतर्कता से अपने एजेंडों के अनुरूप और जनता के बीच जाना चाहिए। आप अभी आप लीड कर रहे हैं, उस लीड को बरकरार रखने के लिए भी सतर्कता की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल इस संदर्भ में, मेरा सवाल ये था, मैं एक्चुअली शायद मुझे लगता है कि मैं, ठीक है, वो जो बोला उन्होंने अपनी बात रखी। मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष, आपने भी कहा कि नंबर 2 है, वो प्रधानमंत्री जी के बाद उनकी पोजीशन आती है, अगर हम उस संदर्भ में देखें तो ऐसे में सरकार का रुख और रवैया तो साफ है, वो तो जिस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए या भत्सरना करना चाहिए, निंदा करना चाहिए, रोकना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो अब ये एंडोर्समेंट हो गया है नड्डा जी की ओर से भी, प्रधानमंत्री के ब्याह पे उन्होंने जवाब लिखा है कि प्रधानमंत्री जी की ओर से मैं आपको जवाब दे रहा हूं, तो ऐसे में क्या सतर्कताएं कांग्रेस या राहुल गांधी को अपने स्तर पर भी, क्योंकि जो दौर है, समय है, और वैसे तो ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर के हाथों में होता है, उस परिप्रेक्ष्य में क्या आप सलाह देंगे? एक बहुत छोटी सी टिप्पणी में आप विनय सर की टिप्पणी के बिना खत्म करूंगा, क्षमा चाहते हो विनय सर से, आप खत्म करिएगा, मेरा ओवर हो रहा है टाइम, मुझे पैनल कह रहा है जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उन्हें यह सावधानी इस बात की बरतनी चाहिए कि उनकी सुरक्षा को लेकर के जो वो थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं वो ना हो, और उसको लेकर के सावधानी बरतें। बाकी उन्होंने जो वहां पर कहा उसको मैंने जैसे पहले कहा, मैं भी इंडोर्स करता हूं, और यह एक बड़ा आदर्श विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से उस दिन संविधान खत्म होना चाहिए जिस दिन हर व्यक्ति बराबर हो जाए। यही बात तो अंबेडकर कहते थे, और जो बात अंबेडकर कहते थे वही बात राहुल गांधी ने कही। तो इसमें कहीं कोई यह, और फिर उसी के साथ में यह भी कहा, लेकिन भारत में यह स्थिति है नहीं। सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही कि भारत में यह स्थिति नहीं, तो इसलिए मैं इसको अभी इंक्रीज करना चाहता। तो आप इससे यह समझ लीजिए कि उन्होंने जो कहा उससे आदर्श स्थिति और कहीं नहीं जा सकती थी। मैं उसको यह समझता हूं कि यह सबसे बेहतरीन संदेश था। यह जो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है उसको चिंतन करना चाहिए, और जो जाहिल है उनको समझा के भी आप कुछ समझा नहीं सकते, उनको वही खग की भाषा खगी जाने, वही समझाएंगे तो उन्हीं के जैसे लोग समझाएंगे। राहुल गांधी ने एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की तरह से वही बात कही जो डॉक्टर अंबेडकर ने एक वक्त में कही थी। जी ठीक। मैं अजय सर आपका, संजीव सर आपका, अनिल जी और बेने सर आपका, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करूंगा, हमारे समय निकाला, धन्यवाद, आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। अनुरोध हमारा यही होगा कि ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।